नमस्कार दोस्तों, करियर टॉक में आपका स्वागत है। आज हम करियर टॉक में चर्चा करेंगे करियर इन रेडियो के बारे में। इसी के लिए आज हमारे बीच मौजूद है श्री सुनील गंजू साहब, ऑल इंडिया रेडियो के सीनियर प्रोग्रामर। गंजू साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद और श्रोताओं नमस्कार। गंजू साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि करियर इन रेडियो में क्या क्या संभावनाएं हैं एक नौकरी के। देखिए मानिक जी, संभावनाएं तो अपार हैं और आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक क्रांति आई हुई है, ऐसे में ये संभावनाएं तो बस सोची ही जा सकती है। जैसे जैसे लिबरलाइजेशन हो गई, उदारीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ और साथ साथ निजीकरण हुआ, इससे क्या हुआ, विकास काफ़ी हो गया। और विकास के साथ समाज के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां आ गई। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को चाहते हुए मीडिया का रोल बढ़ गया और शायद इससे हमारे मीडिया, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक उछाल आ गया है। और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो रेडियो इससे अनछुआ नहीं रहा जी। रेडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सबसे पुरानी विधा कहें तो मुझे लगता है, या इसको कहें फादर, ग्रैंडफादर कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी। आप कहना चाहेंगे मतलब सबसे पहली जो कम्युनिकेशन का रूप रहा लोगों के लिए, मास कम्युनिकेशन का, वो रेडियो रहा होगा। बिल्कुल। और जिस वक्त इसकी भारतवर्ष में इसकी नींव रखी गई 1927 के आसपास, बम्बई में पहला रेडियो स्टेशन खुला था। उस वक्त जब रेडियो की नींव रखी गई, मुझे नहीं लगता उस वक्त रेडियो की नींव रखने वालों ने सोचा होगा कि इतनी अपार जो है सक्सेस, इतनी सफलता मिलेगी। और आज चल करके देश में आकाशवाणी के ही 376 से ज़्यादा स्टेशन हैं जी, 245 से ज़्यादा प्राइवेट निजी एफएम स्टेशन हैं और 80 से ज़्यादा सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन हैं। और आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी अभी मंत्रालय ने, जहाँ तक जो सैद्धांतिक रूप से जो सहमति हो चुकी है, लगभग 800 से ज़्यादा और निजी और सरकारी क्षेत्र में एफएम चैनलों का और लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो जहाँ संभावनाओं की बात आपने मानिक जी कही, तो संभावनाएं तो अपार है। ये तो 1200 से ऊपर केंद्र हो गए और एक केंद्र में कितने सारे एम्प्लॉयज हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात मैंने मानी कि इतने बड़े स्तर पर रेडियो का फैलाव होना पूरे देश भर में बहुत सारी संभावनाएं बनाता है। लेकिन अगर हम कुछ चर्चा करना चाहें उन संभावनाओं की, क्योंकि आजकल श्रोताओं के लिए तो सिर्फ एंकर जो कि होस्ट होता है एफएम का, वही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन उसके पीछे एक पूरी फील्ड फोर्स होती है जो पूरी काम करती है। उसी के ऊपर थोड़ी सी आप हमारे को बताएं कि किस प्रकार का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या क्या और तरीके से उस पूरे प्रोग्राम को बनाने के लिए रेडियो में क्या क्या लोगों का बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने मानिक जी। देखिए, आपके घर में जब चिट्ठी आती है तो उसका जो लिफाफा है उसको आप प्रेजेंटर मान लीजिए। उसके अंदर जो कंटेंट है वो प्रोग्राम प्रोड्यूसर है। और वो कंटेंट किस तरह का है, कितने सुनहरे शब्दों से, कितनी अच्छी हैंडराइटिंग है, वो प्रोड्यूसर की विधा पर डिपेंड करता है कि उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, उन्होंने क्या लिखा है। और जब लिफाफा आपके पास पहुंचता है तो डाकिया पहुंचाता है, वो रेडियो जॉकी है, वो प्रसारण कर्मी है हमारे, जो टेक्निकल है, किस दिशा में फटा हुआ लिफाफा है, कोरियर की तरह बहुत अच्छी तरह आया। सो दिस इज द होल सिस्टम। अब इन विधाओं में हर आदमी के पास अपने अपने फील्ड का स्किल होना बहुत आवश्यक है जी। अब हम बात करेंगे प्रेजेंटर के स्किल्स अलग हैं, प्रोड्यूसर के स्किल्स अलग हैं, टेक्निकल जो लोग हैं उनके स्किल्स अलग हैं, प्रशासनिक अमला भी इसमें जुड़ा होता है, उनके स्किल्स अलग हैं। तो वो क्या क्या स्किल्स हैं, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। उन सभी विभागों में जो उप विभाग कहे जा सकते हैं, उनमें करियर की संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें सब, अब मैं किसी भी विरोधाभास स्थिति में नहीं जाना चाहूँगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रोग्राम कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंटेंट की तरफ से जो उसमें जो लोग आएंगे वो स्किलफुल होना बहुत आवश्यक है। इसमें आपने स्किल्स की बात करी, तो किस प्रकार की स्किल्स पाना जरूरी है एक रेडियो में काम करने के लिए, उस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं। जैसे कि आपको एक कंटेंट राइटर की ज़रूरत होती है, एक एंकर की ज़रूरत होती है, तो इसी पे मैं ये थोड़ा ज़्यादा जानना चाहूँगा, एक करीब से जानना चाहेंगे इस बारे में कि किस प्रकार की ट्रेनिंग या कोई डिप्लोमा, किस प्रकार के ऐसे इंस्टीट्यूट्स देश भर में हैं जो ऐसी ट्रेनिंग कराते हो जिससे रेडियो के अंदर एक उज्जवल भविष्य पा सके कोई। देखिए मानिक जी और सभी श्रोता जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं इस वक्त, उनको मैं बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स की इस देश में कोई कमी नहीं है।
कल ही मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें एक दो इंस्टीट्यूट्स की एड को देखकर मुझे लगा कि हाँ, ये एक और इंस्टीट्यूट आ गया है। लेकिन जहाँ तक प्रसारण की बात करें, जहाँ तक मीडिया की बात करें, मास मीडिया की बात करें, ट्रेनिंग भले ही एक हीरे को तराश सकती है, लेकिन हीरा बेसिकली हीरा होना चाहिए ना। इनेट क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास, जेनेटिक क्वालिटीज़ कुछ होनी चाहिए पास। सबसे पहले एक प्रसारण कर्मी को एक अच्छा लेखक होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा सबसे पहले जो मेरी परिभाषा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मेरी परिभाषा में सबसे पहले एक प्रसारण कर्मी को एक बेस्ट लिसनर होना चाहिए। जो सबसे बढ़िया लिसनर होगा वही कार्यक्रम का अच्छी तरह से एनालिसिस कर सकता है, उसका क्रिटिसिज्म कर सकता है, उसको अप्रिसिएशन कर सकता है, और उसी में इस कार्यक्रम की सारी बातें आ जाएंगी। व्हेन यू आर अ गुड लिसनर, यू कैन बी अ गुड प्रोड्यूसर, यू कैन हैव अ गुड ओपिनियन। तो ये चीज़ें, गुड लिसनर होना, गुड राइटर होना, और गुड असर्टिवनेस होना अपनी राइटिंग में, जो आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, सामाजिक ज्ञान है, ये चीज़ें तो इनेट होती हैं। एक अलर्टनेस है, एक जीके जितना होना चाहिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सामान्य ज्ञान अपार होना चाहिए आपके पास, क्योंकि सामान्य ज्ञान की कमी नहीं चलती है इसमें। तो ये सब चीज़ें ये तो इनेट होती हैं, जेनेटिक होती हैं, ये डेवलप नहीं की जा सकती है। डेवलप की जा सकती है आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन, डेवलप किया जा सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन, डेवलप किया जा सकता है आपकी आवाज़ को, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जी, अलर्टनेस, जी, उसी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे वही था कि ऐसी तराशने के लिए, उस हीरे को तराशने के लिए क्या कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स या डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं हमारे आजकल के इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि वो प्रोफेशनली स्किल्ड होकर वहां तक पहुंचे? जी हाँ, बिल्कुल। जो आप ये हीरे को तराशने की बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, जो कई एक ऐसे स्थानों पे तो आकाशवाणी के रिटायर्ड कार्यक्रम अधिकारी भी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन मैं फिर वही से दोहराना चाहूँगा कि पहले हमारे पास कच्चा माल जो उस इंस्टीट्यूट में जाएगा, उस माल को अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है, बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में रोमांच है जी। तो रोमांच को देखते हुए, जैसे क्रिकेट है जी, जैसे FM रेडियो, टीवी एंकर, इसको हम देखते हैं, लोगों को माइक लेकर उसमें हम सोचते हैं हम भी जाएंगे। हम अपने आप को, पॉपुलरिज्म आ गया है जो मैं आपको कह रहा था, लिबरलाइजेशन, मैं कह रहा था आपको प्राइवेटाइजेशन, और मैं कह रहा था ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि इसके साथ एक ग्लैमर भी जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, ग्लैमर ही है जो लोगों को इसमें आकर्षित करता है जी। और उस ग्लैमर, उस चकाचौंध के चक्कर में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपनी बेसिक क्वालिटी उनके पास होती नहीं, लेकिन चकाचौंध में आते आते गलत दिशा में चले जाते हैं। तो उन लोगों को ट्रेनिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ट्रेनिंग के भी कुछ प्री रिक्विजिट्स, कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें। जैसे आकाशवाणी की बात करें और रेडियो की बात जहाँ करते हैं हम, तो आकाशवाणी उसका पर्यायवाचक है। पर्यायवाची इसलिए क्योंकि जब रेडियो बात करेंगे तो आकाशवाणी ही पूरे देश में शुरुआत भी है, और पूरे देश के लेंथ ब्रेड्थ में पूरे आकाशवाणी के सारे केंद्र फैले हुए हैं। तो आकाशवाणी की बात करेंगे तो यहाँ पूरा एक अमला, एक सिस्टमैटिक इनटेक होता है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखी जाती है जी। क्वालिफिकेशन प्रसारण कर्मियों के लिए ग्रेजुएशन है कम से कम, ठीक। और उसके बाद एक ऑडिशन टेस्ट होता है जी। वो बेसिक साउंड क्वालिटी के लिए ऑडिशन टेस्ट होता है, जिसमें थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन भी होनी चाहिए और बेसिक साउंड क्वालिटी जो कि प्रसारण के लायक होनी चाहिए। इसकी जब साउंड टेस्ट होता है, उसके बाद हम इनको कॉन्ट्रैक्ट पर बुलाते हैं। उसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? हाँ, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि रेडियो में किस प्रकार की चयन प्रक्रिया है, कैसे कैसे चयन होता है रेडियो में? देखिए, रेडियो में एक तो वार्ताकार, जैसे आपके इस चैनल पे आते हैं वार्ताकार के लिए कोई चयन नहीं होता है। वार्ताकार की आवाज़ के साथ भी समझौता किया जा सकता है, क्योंकि वार्ताकार अपने विषय विशेष पर वार्ता करने के लिए आते हैं, तो उसमें कोई ऑडिशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम प्रेजेंटर्स को, प्रोग्रामर्स को और अनाउंसर्स को, आरजेज को चयन के लिए लाते हैं, तो उनके लिए ही ऑडिशंस होते हैं। ऑडिशन सबसे पहले एक तो सब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आकाशवाणी में ग्रेजुएशन है फॉर प्रेजेंटर्स जी, और प्रसारण कर्मियों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स, जो कार्यक्रम निर्माता होते हैं, उनके लिए BJMC, MJMC इन विधाओं में
कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या डिग्री होना आवश्यक है। जी। तो इसके बाद ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऑडिशन की प्रक्रिया के बाद जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है वो होती है वाणी का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है। उस कोर्स के माध्यम से 7 दिनों का एक ट्रेनिंग, एक प्रशिक्षण जो कार्यक्रम चलता है, उसके बाद उनको जितना भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है उनको प्रसारण के लिए योग्य बनाया जाता है। उसके बाद इनको ट्रायल ड्यूटीज दी जाती है। जब ट्रायल ड्यूटीज देते हैं, इनको देखते हैं किस में कितना दम है, क्या किस विधा में कौन हो सकता है, क्या किसकी प्रेजेंटेशन असर्टिवनेस, अलर्टनेस कितना है, तो वो देखते हैं उसका पर्पस कहाँ है, उसके हिसाब से उनको कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं। और ये सब अनुबंध पे होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल। और रेगुलर भर्ती के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू पोस्ट निकलती हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज के माध्यम से। और उस तरह से जो उसमें चयन प्रक्रिया है स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से और जो यूपीएससी की तरफ से, वो उसमें विधिवत निकलती हैं। उसके आधार पर उसमें अप्लाई किया जा सकता है और जो सरकारी नियम कायदे हैं उसके बाद उन प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। अब हम कुछ चर्चा करेंगे रेडियो के बदलते युग के बारे में। बदलाव आया, रेडियो भी बदला। आजकल की जो वाणी, जो भाषा हम रेडियो पर सुनते हैं, उसमें बहुत बदलाव आया है। कहीं ना कहीं हम सब सुनते हैं वो एक नई भाषा का रूप, जहां इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, एक बाइलिंगुअल और एक काफी आधुनिक भाषा है, काफी ईज्ड ऑफ, जो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आती है। तो क्या उस भाषा से किसी प्रकार का कोई डर रेडियो के अंदर है? दुख होता है रेडियो कर्मी होने के नाते, जो ये एक मिली जुली, मैं वो शब्द यहाँ कह नहीं सकता, एक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लैंग्वेज जो होता है, दुख होता है। क्योंकि रेडियो जाना जाता है एक शालीन लैंग्वेज के लिए जी। रेडियो जाना जाता है, मुझे याद है मेरे बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे रेडियो की न्यूज़ सुनो। न्यूज़ सुनते थे हम जी, बोलते थे मनोहर त्रकरू इंग्लिश की न्यूज़ सुनाते थे, बोलते थे जो भी प्रोनाउंसिएशन आपको पता नहीं है ये बता देंगे, क्योंकि रेडियो से सही उच्चारण होता था। रेडियो के पास एक किताब होती थी, उसमें सही उच्चारण के शब्द लिखे होते थे। और आज आप देखिए, कोई बावजूद बोलता है तो कोई बावजूद बोलता है, कोई अजमेर को अजमेर बोलता है, तो कोई जो जिसके मन में आता है। इस पे बहुत दुख होता है। तो रेडियो की भाषा जो हुआ करती थी वो आज नहीं है। लेकिन आकाशवाणी की बात करें तो अभी भी वैसी ही भाषा का यूज़ होता है। जी, साथ ही हम इस बारे में बहुत सारी चर्चा करते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अब हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण रहा रेडियो के लिए। दोस्तों, आपने सुना होगा हरित क्रांति के बारे में, आपने सुना होगा श्वेत क्रांति के बारे में। तो ऐसी ही एक क्रांति रेडियो में भी आई थी। तो आज गंजू साहब यही हैं, तो उनसे जानेंगे हम रेडियो क्रांति के बारे में। देखिए, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि वो क्रांति तो आ चुकी है। इतनी ज़्यादा संख्या में जो ऑपरेटर्स हैं, जो एफएम चैनल्स चला रहे हैं, उनकी इच्छा के विरुद्ध केंद्र सरकार और केंद्र खोल रही है, क्योंकि लोगों की डिमांड है। एक कॉन्सेप्ट आया था LRS, लोकल रेडियो स्टेशंस। लोकल रेडियो स्टेशन मतलब रेडियो स्टेशन को बिल्कुल लोकलाइज करना है जी। ताकि समाज के हर वर्ग को उसमें एड्रेस किया जा सके। जैसे कम्युनिटी रेडियोज की बात करते हैं हम, ये कम्युनिटी रेडियोज है हर समुदाय मतलब समुदाय विशेष नहीं, समुदाय मतलब एग्रीकल्चर, एजुकेशन जी, कृषि, मतलब कृषकों के लिए अलग से बनेगा, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए अलग से बनेगा, वेदर फोरकास्टिंग अलग से बनेगी, और किसानों को कौन सा बीज, कितना पानी कब देना है, कौन सा खाद कब डालना है, इसके बारे में सारी जानकारी ये कम्युनिटी रेडियोज़ की यूटिलिटी है। और ये कम्युनिटी रेडियोज़ की संख्या बहुत बढ़ रही है और ये लगभग क्रांति आ चुकी है। और इस क्रांति में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? यही इसी सवाल पर हम रोशनी डालना चाहेंगे कि ये जो क्रांति आई, रेडियो, एफएम और हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आपने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो में भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ की भर्तियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उन्हीं बढ़ी हुई भर्तियों के बारे में हम जानना चाहेंगे, किस प्रकार से जॉब के नए अवसर, करियर के नए अवसर खुले हैं इस क्रांति के बाद से। बहुत अच्छे अवसर हैं। एक तो हम सीधे अवसर देखते हैं, प्राइमरी जॉब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो सीधे रेडियो स्टेशंस में है। जैसे मैंने आपको कहा, टेक्निकल क्षेत्र में तकनीशियनों की ज़रूरत होती है जो कि ITI के डिप्लोमा किए हों और रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने किया हो, तो उनकी भर्ती हो सकती है। जिन्होंने BE किया हो
वो हमारे सहायक इंजीनियरिंग कर्मी लग सकते हैं, जो टेक्निकल विधाओं के लिए जो प्रसारण में सहयोग देते हैं। इसके साथ ही साथ जिन लोगों ने बीजेएमसी किया हो वो कार्यक्रम एकांश में लग सकते हैं। जो हमारे यहाँ आकाशवाणी में जो एंट्री पॉइंट होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंट्री पॉइंट हमारा होता है लिसनर से, एक मॉनिटरिंग, जिसको ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव कहते हैं। उसका सबसे पहला काम होता है कार्यक्रम की मॉनिटरिंग। उसकी टेबल पे एक रेडियो सेट रखा होता है और जो भी प्रसारण होता है वो सुनते हैं और अपनी ओपिनियन लिखते हैं, कहाँ क्या कमी थी, क्या क्या चीज़ अच्छा था। और ये 2-4 साल वो करते 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 अगली जो उनकी जो पायदान होती है वो होती है कार्यक्रम अधिकारी की। जो मैं शुरू में मैंने आपसे बताया था कि यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। तो रेडियो उसी चीज़ को इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करता है। सबसे पहले उसको सुनने की तमीज़ देते हैं जी। जब सुनने की तमीज़ आई तो प्रोग्राम बनाने की तमीज़ स्वतः ही आती है और बाय एंड बाय ये आगे चलता रहता है। तो ये तो हो गए 2 पद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कार्यक्रम अधिकारी, प्रसारण अधिकारी। यही आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आजकल के युग में सबसे महत्वपूर्ण पोजीशन जो रेडियो में मानी जाती है या जो हम सुनते हैं वो एक एंकर को हम सुनते हैं। तो एक अच्छा रेडियो प्रेजेंटर या फिर एक अच्छा एंकर बनने के लिए क्या कुछ पढ़ाई करने की जरूरत या फिर क्या कुछ ट्रेनिंग की जरूरत हमें पड़ती है एक अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए? देखिए, अच्छा प्रेजेंटर बनने के लिए सबसे पहले समाज का पूरा ज्ञान होना चाहिए। समाज में क्या कुछ हो रहा है, सामान्य ज्ञान बहुत होना चाहिए। हमारे आसपास जो बदलती जीवन शैली है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मीडिया जो है हमारा, ये सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। जो हमारे देश में, जैसे मैंने आपको कहा, लिबरलाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गई और कंप्यूटराइजेशन हो गया। इन सब से क्या हुआ कि सोशल चेंज आ गया। जब सोशल चेंज आ गया तो मीडिया का रोल बहुत बढ़ता है सोशल चेंज में। जी। जब मीडिया का रोल बढ़ता है तो वो बढ़ाने के लिए यू शुड हैव अ वेरी गुड प्रेजेंटर्स को पता होना चाहिए क्या सोशल चेंज है, किस ऑडियंस को हम एड्रेस कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस लेकर चलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेजेंटर जुड़ा रहता है समाज से, क्योंकि वही बोलता है तो उसी को लोग सुनते हैं। तो समाज से जुड़ाव जो है उस माध्यम का वो एक प्रेजेंटर के द्वारा ही होगा कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही। और प्रेजेंटर को पता होना चाहिए कि समाज को क्या देना है। एक मास मीडिया है, यू हैव सबसे पहले 2 चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अलर्ट एंड यू शुड हैव क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जी। क्योंकि कभी भी एक तो सबसे पहला पंक्चुअलिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेडियो का। रेडियो में 10 सेकेंड भी लेट होना लेट कहलाया जाता है। वहाँ टाइम बीप्स के माध्यम से नोट किया जाता है और वो टाइम के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। तो क्राइसिस मैनेजमेंट कभी भी कुछ हो सकता है, तो यू शुड बी रेडी विद अ अल्टरनेटिव प्लान ऑलवेज। तो रेडियो वालों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट एक इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए। आपका पन्ना जिससे आप पढ़ रहे हैं वो अगर नीचे गिर गया जी तो भी आपको बोलते रहना चाहिए, क्योंकि श्रोता जो आपको सुन रहे हैं उनको ये पता नहीं लगना चाहिए, उनको कभी भी पता नहीं लगना चाहिए कि ये पन्ना नीचे गिर गया जी। रेडियो के ऊपर चर्चा तो हमने बहुत करी, असीमित ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज की तारीख में करियर रेडियो में बनाना आसान नहीं है, लेकिन ऑप्शंस बहुत हैं। जैसा कि अभी गंजू साहब ने हमसे बताया कि करीबन 300 से ज़्यादा ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस, 275 से ज़्यादा एफएम स्टेशंस मौजूद हैं। तो उन्हीं सब के अंदर किस प्रकार की नौकरियां और अवसर हमें मौजूद हैं आज, उनको पाने के लिए क्या कुछ करना ज़रूरी है, उस सब के ऊपर भी हमने चर्चा करी। आज के इस करियर टॉक के प्रोग्राम में हमने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे गंजू साहब का कि वे आए और उन्होंने हमारे को बताया कि रेडियो के अंदर करियर बनाने के लिए क्या कुछ ज़रूरी ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन की ज़रूरत है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।